चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं स्टूडेंट्स, C4 साइकिल। इसको भी बड़े ध्यान से सुना, जिसे हम बोलते हैं हैच एंड स्लैक साइकिल। C4 प्लांट में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल लिख दिया, जैसे इसमें लिख दिया ना हैच एंड स्लैक। हैच एंड स्लैक ने 1967 में दिया था इसको, और इसमें डाइकोट में भी होता है और मोनोकोट में भी होता है। एग्जाम्पल देखो, सम मोनोकोट प्लांट कौन कौन से, गन्ना और मक्का में, और सम डाइकोट प्लांट कौन सा, एमरेंथस के अंदर। इनमें C4 प्लांट्स मिलेगा आपको, C4 साइकिल मिलेगा। अब देखें, मेन पॉइंट मैंने लिख दिया ताकि आपकी थ्योरी तैयार हो जाए। CO2 का फिक्सेशन, इसके अंदर सुनना ध्यान से। मैं ना कुछ आपको C3 और C4 का कंपेयर बता रहा, भी C3 को C3 क्यों कहते हैं और C4 को C4 क्यों कहते हैं। CO2 का फिक्सेशन या स्थिरीकरण 3 कार्बन वाले पदार्थ PGA, जिसके नाम क्या दे दिया, फास्फोग्लिसरिक एसिड द्वारा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, C3 प्लांट। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो गया। मतलब C3 प्लांट उसे कहते हैं जिसके अंदर CO2 का फिक्सेशन 3 कार्बन वाला पदार्थ PGA करता है। और C4 प्लांट किसे कहते हैं, ये देख लो। CO2 का फिक्सेशन 4 कार्बन वाले पदार्थ OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड द्वारा होता है, इसलिए इसे C4 प्लांट कहते हैं। तो ये याद रखना है, C3 प्लांट PGA की वजह से, क्योंकि वो 3 कार्बन वाला है, और C4 प्लांट 4 कार्बन OA की वजह से, क्योंकि वो 4 कार्बन वाला है। ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। अब आप वापस आ जाओ C4 में। अब C4 प्लांट में ऐसा क्या कारण है भी जिसमें स्पेशल प्रकार का एक साइकिल चलता है, वो है इसकी क्रेन्ज एनाटॉमी। ये देखिए आप, C4 प्लांट के लीफ की एनाटॉमी डिफरेंट टाइप की होती है, लिख दिया, जिसे क्या कहते हैं, क्रेन्ज एनाटॉमी। होता क्या क्रेन्ज एनाटॉमी, लिख दिया आगे। क्रेन्ज शब्द जर्मन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है माला, मोतियों के समान। और लिख दिया यहाँ, लीफ के वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक शीट पाई जाती है जिसमें बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये शीट माला के समान दिखाई देती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेना बहुत कम होता है। ये पॉइंट याद रखना। क्या बोल रहा है, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ, मतलब C4 जो प्लांट है उसके लीफ के वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक शीट पाई जाती है जिसमें बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और वो क्लोरोप्लास्ट ऐसे दिखाई देते हैं, उसकी शीट माला के समान दिखाई देते हैं, एक दूसरे ऐसे जुड़े हुए हैं, जैसे माला बनती है इसका, इस प्रकार, ठीक है। और लिख दिया कि ये शीट माला के समान दे देती, इसमें क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना बहुत कम मिलता है। ये याद रखना, ग्रेना बहुत कम होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया इसके अंदर, ठीक है। और मज़े की बात है को, ये C4 प्लांट है, लीफ के 2 भागों में पाया जाता है। ये दिमाग में बिठा लो बेटा, कौन कौन सी 2 भागों में, एक मीजोफिल सेल में, एक बंडल शीट सेल के अंदर। और ये दोनों चीज़ें आपने पढ़ा है। मीजोफिल सेल फिर बार बार याद करा देता हूँ, भूल भाल गए हो तो। मीजोफिल सेल इज इक्वल टू स्पॉन्जी टिश्यू एंड, याद करो, पैलिसेड टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यू और पैलिसेड टिश्यू, उसको मीजोफिल कहते हैं। वहाँ होगा एक प्रोसेस, और कुछ प्रोसेस का बंडल शीट सेल में होगा। बंडल शीट सेल आपने पढ़ी हुई है, जैसे ये लीफ है, इस लीफ के सेंटर में बंडल शीट पड़े हैं, तो ये बाकी जगह जो है वो सारा का सारा मीजोफिल सेल होता है। तो बंडल शीट मतलब वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो शीट पाई जाती है, तो इसका कुछ प्रोसेस मीजोफिल सेल में और कुछ प्रोसेस बंडल शीट सेल में होता है। देखना बड़े ध्यान से, आप सुनते जाना बेटा। डायग्राम आपके सामने, थ्योरी को रट्टा नहीं मारना, जो बार बार बताता हूँ। आप इस थ्योरी को अपने हिसाब से लिखें, डायग्राम अच्छी तरह याद करें, लिख के। सबसे पहले मैं आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ। C4 प्लांट ऐसा प्लांट है, इसमें CO2 का फिक्सेशन 2 बार होगा। मतलब CO2 2 बार यूज होती है। एक वो CO2 जो वातावरण से मिलती है, एक वो CO2 जो डीकार्बोक्सिलेशन से मिलती है। कैसे, सुने। तो सबसे पहले वातावरण से पाई जाने वाली, वातावरण में पाई जाने वाली CO2, PP का फुल नेम क्या है, ये लिख दिया यहाँ मैंने, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में एक्टिवेट होगी, और वहाँ PP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्जेलो एसिड बनेगा, जो मैंने अभी बताया था आपको, 4 कार्बन वाला पदार्थ होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब यहाँ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड डायरेक्ट मैलिक एसिड में बदल जाएगा, क्योंकि मैलिक एसिड बदलना बहुत ज़रूरी है, या
NADPH2 की यूज करके एक और ट्रांस एमिनेज एंजाइम की उपस्थिति में एस्पार्टिक एसिड बनाता है। इसलिए बेटा इसको ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस भी कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। C4 प्लांट में ट्रांस एमिनेशन प्रक्रिया कौन सी होती है? तो आपको बताना है जब OAA मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड NADPH2 की उपस्थिति में, या लिख सकते हैं NADPH2 यूज करके एस्पार्टिक एसिड बनाता है और जिसमें ट्रांस एमिनेशन एंजाइम की उपस्थिति होती है, उस प्रोसेस को ट्रांस एमिनेशन कहते हैं। अब ये एस्पार्टिक एसिड मैलिक एसिड में बदलेगा या ऑक्सैलो एसिड डायरेक्ट मैलिक एसिड में बदलेगा। प्रेजेंस किसकी होगी? मैलिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की। एंजाइम पॉइंट है या मैलिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सैलो एसिड कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड। यहाँ तक की क्रिया होती है मीसोफिल सेल में। अब ये पूरा का पूरा मैलिक एसिड बंडल शीट सेल में आ जाएगा। ये देखिए बंडल शीट सेल में आ गया। अब यहाँ सुनना, प्रोसेस को सुनते रहो। इस मैलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन होगा। ये लिख दिया बेटा यहाँ, डी कार्बोक्सिलेशन होने से उसमें CO2 का निर्माण होगा, जो मैंने आपको बताया था। पहला CO2 कहाँ से आ रही है? वातावरण से। दूसरी CO2 कहाँ से आ रही है? मैलिक एसिड के डी कार्बोक्सिलेशन से। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब ये CO2 क्या करेगी? ये CO2 सीधा RUBP की सहायता से केल्विन साइकिल में प्रवेश कर जाएगी और शुगर का निर्माण करेगी, जिसमें PGA, राइबुलोज बाइफॉस्फेट और सारे प्रोडक्ट वापस बनेंगे और शुगर यहाँ स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ से मैलिक एसिड दैट इज कन्वर्टिंग इनटू पाइरुविक एसिड। मैलिक एसिड के डी कार्बोक्सिलेशन से CO2 का निर्माण होगा। तो उसके बाद ये मैलिक एसिड क्या करेगा? पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी यूज करके? NADP। तो यहाँ लिख देते हैं NADP पॉजिटिव की को यूज करके वो बन जाएगा पाइरुविक एसिड। तो यहाँ एक प्रोसेस बंडल शीट में कंप्लीट हो गया। अब यही पाइरुविक एसिड ट्रांसफर हो जाएगा मीसोफिल सेल में और इसकी पाइरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेसेस और एक ATP को यूज करके ये पाइरुविक एसिड वापस PEP फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड का निर्माण कर देगा। मतलब जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वहीं आके कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको ओवरऑल स्पीडली एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। CO2 को यूज़ किया PEP ने, सबसे पहले पाइरुविक फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड, PEP कार्बोक्सिलेशन एंजाइम की उपस्थिति में OA बना जो 4 कार्बन वाला होता है। ये 4 कार्बन लिख दिया मैंने। ये OA या तो डायरेक्ट मैलिक एसिड में बदल जाएगा या NADPH2 और ट्रांस एमिनेशन एंजाइम की उपस्थिति में एस्पार्टिक एसिड बनाएगा और ये एस्पार्टिक एसिड भी वापस मैलिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैलिक एसिड बंडल शीट सेल में गया। बंडल शीट सेल में जाके उस मैलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन होगा जिससे अगेन CO2 बनेगी। ये CO2 केल्विन साइकिल में यूज हो जाएगी और शुगर का निर्माण हो जाएगा और ये मैलिक एसिड NADP की उपस्थिति में या उसको यूज करके पाइरुविक एसिड में बदल जाएगा। ये पाइरुविक एसिड वापस मीसोफिल सेल में ट्रांसफर हो जाएगा और अब देखना ध्यान से, यहाँ एक ATP को यूज करके और पाइरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेस की प्रेजेंस में ये पाइरुविक एसिड PEP में बदल जाएगा। जहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ था वहीं आके फिनिश। सो दैट इज द C4 साइकिल। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस इनके आते हैं बहुत बार। जैसे अपन 2 डिफरेंस पढ़ेंगे इसके अंदर, डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 साइकिल और डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। अभी अपन साइकिल की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 3-3, 4-4 डिफरेंस लिखे हैं। पहला इधर C3 है, ये C4 है। तो ये देखें पहले, इसमें RUDP CO2 ग्रहण करता है, C3 में बिल्कुल सही है, अभी पढ़ा है। इसमें PEP CO2 ग्रहण करता है, ये भी आपने देखा अभी। इसमें 3 कार्बन यौगिक कौन सा होता है? PGA फास्फोग्लिसिक एसिड, इसलिए इसको C3 साइकिल कहते हैं। और इसमें 4 कार्बन यौगिक कौन सा होता है? OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसलिए इसको बोलते हैं C4 साइकिल।
और इसमें एक ही प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसमें दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट है। कौन कौन से लिख दिया, एक मीजोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट, एक बंडल शीट सेल का क्लोरोप्लास्ट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। 1.5 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अब आएगा डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। प्लांट में भी अंतर आता है बेटा। देखें पहले C3 के बारे में बात करते हैं। वो कहता है इसकी लीफ की एनाटॉमी सामान्य प्रकार की होती है, जबकि अभी अपन ने पढ़ा C4 प्लांट की लीफ की एनाटॉमी क्रेंज टाइप की होती है, माला के समान होती है उसकी शीट। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसमें एक ही प्रकार का ग्रेना पाया जाता है, क्योंकि डिफरेंट तो है नहीं, इसमें दो प्रकार के। कैसे, बंडल शीट में कम ग्रेना और मीजोफिल में अधिक ग्रेना। ये भी याद रखना, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, किस में कम और किस में अधिक है। तो याद रखना बेटा, बंडल शीट सेल में कम ग्रेना होता है और मीजोफिल में अधिक ग्रेना पाया जाता है। थर्ड पॉइंट, इसमें मीजोफिल सेल में C3 की बात कर रहे हैं, एंजाइम अधिक मात्रा में है, जबकि C4 में एंजाइम कम मात्रा में पाया जाता है, याद रखना। फिर चौथा डिफरेंस क्या है, इसमें C4 प्लांट की तुलना में CO2 कम मात्रा में प्रयुक्त होती है और इसमें C3 प्लांट की तुलना में CO2 अधिक मात्रा में। इट मीन्स C4 में CO2 अधिक मात्रा में यूज होगी, C3 में CO2 कम मात्रा में यूज होगी। नंबर 5 लास्ट पॉइंट, C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश श्वसन, और इसमें नहीं होता। इसका फुल डिटेल पढ़ेंगे अपन इसी वीडियो के अंदर। फोटो रेस्पिरेशन भी होता है C3 के अंदर। ये है डिफरेंस C3 C4 साइकिल में और C3 C4 प्लांट में। चलिए नेक्स्ट देखें इसके अंदर, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसे बोलते हैं CAM, कैम साइकिल भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिवर्सिटी में कई बार इंडिविजुअल क्वेश्चन 5 नंबर का भी पूछा गया, 3 नंबर का भी आ सकता है छोटा क्वेश्चन। तो सुने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी सुनना और ये रिएक्शन याद करना इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमें पता होना चाहिए ना कैम है क्या चीज़। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म नाम क्यों दिया, तो क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म से ही बता दिया, एग्जाम्पल दे दिया। क्रेसुलेशन फैमिली के प्लांट में ये ज़्यादातर पाया जाता है। ऐसा क्या कारण है अभी क्रेसुलेशन में पाया जाता है, क्योंकि उसमें CO2 का जो फिक्सेशन होता है ना, अभी तक अपन क्या पढ़ रहे हैं, दिन में, ये डार्क में होगा। इट मीन्स जो अभी अपन ने पढ़ा था पहले, इसमें स्टोमेटा की ओपनिंग जो होती है नाइट में होती है और स्टोमेटा क्लोजिंग जो होती है डे में होती है। इट मीन्स इसमें उल्टा है काम बेटा, स्टोमेटा डे में तो इसके रहेंगे बंद और रात में इसके ओपन होंगे। जब रात में ओपन होंगे तो CO2 रात में एंटर करेगी, CO2 रात में एंटर करेगी, इसलिए लिख दिया CO2 का फिक्सेशन डार्क में। अब इसकी मेटाबॉलिक पॉइंट देखें तो इसमें दो प्रोसेस हैं, एक का नाम दे दिया एसिडिफिकेशन और दूसरा का नाम दे दिया डी एसिडिफिकेशन। बड़े ध्यान से सुनना क्या होता है, मैंने बहुत ही क्लियर कर दिया पॉइंट। एसिडिफिकेशन इन नाइट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो गया आपका, नाइट में होता है हमेशा एसिडिफिकेशन, मतलब एसिड बनेगा इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ भी देखते रहे साथ में साथ, CO2 अंदर आ रही है तो CO2 वाटर जो प्लांट के अंदर ऑलरेडी है, PEP द्वारा फास्फोइनोल पायरुविक एसिड जो पहले पता है, PEP CO2 को एब्जॉर्ब करेगा वाटर की प्रेजेंस के अंदर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में OAA बना देगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और कार्बोनिक अम्ल H3PO4 अलग हो जाएगा। अब ये OA क्या करेगा, NADPH2 के साथ फंक्शन करके या यूज़ करके मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में मैलिक एसिड बना देगा, जिसको बोलते हैं एसिडिफिकेशन, और NADP अलग हो जाएगा। इसीलिए ये लिख दिया दैट इज़ मैलिक एसिड स्टोर इन वैक्यूल। ये देखिए मैं आपको दोबारा समझाऊंगा और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ मतलब मैलिक एसिड एसिड बन गया, दैट इज द एसिडिफिकेशन। नाइट के अंदर ये मैलिक एसिड स्टोर हो जाएगा वैक्यूल के अंदर, जो प्लांट के अंदर रिक्तिकाएँ पड़ी हैं उन रिक्तिकाओं में पड़ा रहेगा, स्टोर होता रहेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है डी एसिडिफिकेशन इन डे, लिख दिया मैंने, या फिर लाइट के अंदर, जब लाइट की प्रेजेंस होगी उस समय होगा काम। ये कैसे, ये देखो यही जो स्टोर है ना मैलिक एसिड, कहाँ पड़ा है, वैक्यूल में। ये मैलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन होगा, मैंने लिख दिया प्रोसेस कौन सा है, डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब मैलिक एसिड के डी कार्बोक्सिलेशन से पायरुविक एसिड और CO2 का निर्माण होता है। कैसे, देखो मैलिक एसिड NADP के साथ क्रिया करके PEP कार्बोक्सी काइनेज
याद रखना, PEP कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक एसिड बना देगा और NADPH2 और CO2 अलग हो जाएंगे। ये हो गया डी एसिडिफिकेशन, मतलब जो एसिड प्लांट में इकट्ठा हुआ था उसको अलग करना, पायरुविक एसिड में बना देना। अब देखो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका होगा क्या। कुछ वैज्ञानिक तो बेटा कहते हैं इसका पता ही नहीं है, मॉडर्न वैज्ञानिक आज भी कहते हैं भैया इसका कुछ नहीं पता। आज इसकी एग्जैक्ट प्रोसेस जो कैम के अंदर डे टाइम में पायरुविक एसिड बनता है उसका क्या अस्तित्व है, परंतु कुछ वैज्ञानिक जो पुराने हैं उन्होंने इसके बारे में बताया, पायरुविक एसिड या तो क्रैब साइकिल द्वारा CO2 में ऑक्सीकृत हो जाता है, पहला पॉइंट दे दिया उन्होंने, ठीक है जी। या फिर क्या होगा, PEP एसिड मतलब फास्फोइनोल पायरुविक एसिड या PGA फास्फोग्लिसिक एसिड में वापस बदल जाएगा, पुनः परिवर्तित होकर C3 साइकिल द्वारा शुगर का निर्माण कर देगा। तो जो ये लास्ट वाला प्रोसेस है ना बेटा, मतलब C3 साइकिल में जाकर शुगर का निर्माण होगा, 80% साइंटिस्ट इसके फेवर में है, 80% वैज्ञानिक कहते हैं ये बात बिल्कुल सही है। परंतु अगर विज्ञान की भाषा में या साइंस की भाषा में बात करें तो आज भी 100% इसमें श्योर नहीं है साइंटिस्ट भी इसका आगे फंक्शन क्या होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो मैंने अब इसको एक टेबल फॉर्म में दे दिया, ये डार्क है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। स्टोमेटा ओपन, वेरी गुड, लाइट में स्टोमेटा क्लोज, बिल्कुल सही है। ये मैंने डायग्राम बना दिया, ये डायग्राम देखो, वातावरण की CO2 अंदर आ रही है, एरो का निशान, और जल जितना बाहर जाना है बाहर चला जाएगा ओपन के समय, रात की। अब रात ये जो CO2 अंदर आई है प्लांट में, वो CO2 को लेकर क्या बने, HCO3 के फंक्शन करके ये OA का निर्माण कर देगा, ठीक है। ये OA मैलेट में, मतलब वही मैलिक एसिड में बदल गया, ये वैक्यूल आ गया। ये मैंने आपको बताया था स्टोरिन मैलिक एसिड, मतलब वैक्यूल, सॉरी स्टोरिन वैक्यूल, वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रोसेस होगा, स्टार्च ट्राइयोस फॉस्फेट PEP द्वारा ये फंक्शन करता रहेगा। ये तो होगा नाइट के अंदर। डार्क में क्या होगा, मतलब सॉरी लाइट में क्या होगा, लाइट में पानी अंदर है ना, तो वही पॉइंट इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ वैक्यूल से, क्योंकि डी एसिडिफिकेशन होना है। मैलिक एसिड मैलेट में, मैलेट से पायरुवेट, ट्राइयोस फॉस्फेट, ये देखो जो मैंने आपको बताया था, स्टार्च या PCR मतलब PC3 साइकिल में कन्वर्ट होके CO2 निकालेगा, ये CO2 भी इसमें मिल जाएगी और स्टार्च का निर्माण या ये कहते हैं शुगर का निर्माण होता रहेगा। तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, दैट इज नोन एज कैम। ये मेनली मसलोदबिद प्लांट में होता है, ब्रायोफिल्म जैसे प्लांट आप लोगों ने पढ़ा है उन प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर मिलेगा, इसलिए नाम दे दिया। क्रेसुलेसी फैमिली के प्लांट में एक स्पेशल प्रकार का एसिड मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर स्टोमेटा रात को खुलते हैं, दिन में बंद होते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत। ब्लैकमैन ने लिमिटिंग फैक्टर थ्योरी दी थी, सुनना बेटा ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, 1.5 या 3 नंबर का आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता कभी ये। ब्लैकमैन ने 1805 में बताया था बेटा, क्या बताया था, कोई भी फैक्टर जो है एक लिमिट के रूप में या एक निश्चित मात्रा में मिलना चाहिए, ये नहीं भी बहुत अधिक मिले या बहुत कम मिले। कैसे, मैंने 2 पॉइंट लिख दिए। लाइट जैसे एग्जांपल दे रहा है वो, लाइट प्लांट को एक निश्चित सीमा तक मिलनी चाहिए, ओके ठीक है, बिल्कुल सही है। यदि एक यूनिट में 5 cc CO2 का अपचयन हो सकता है एक यूनिट में, तो प्लांट को 1 यूनिट प्रकाश की व्यवस्था सफिशिएंट है, ज़्यादा देने की क्या जरूरत है। और वो कहता है अब यदि प्लांट को 1 cc CO2 दी जाए, ज़्यादा CO2 दी जाए, तो प्लांट में कुछ देर के लिए pH तो बढ़ेगी, मतलब प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगी, परंतु बाद में कम हो जाएगी। ये नहीं भी आपने ज़्यादा CO2 दे दी तो जो आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया बढ़ती जाएगी, नो। इसलिए लिख दिया क्योंकि CO2 की अधिक मात्रा उपलब्ध नहीं है, अर्थात इस क्रिया में CO2 लिमिटिंग फैक्टर में कार्य करता है। अधिक थोड़ी है CO2 की, अपन तो आर्टिफिशियल थोड़ी दे देंगे, आर्टिफिशियल देते रहोगे परंतु एक लेवल तक तो बढ़ जाएगी, बाद में नॉर्मल हो जाएगी। ये एक प्रकार का सीमाकारी। एक एग्जाम्पल और दे दिया इसी प्रकार, वो कहता है यदि लाइट को एक निश्चित समय तक प्लांट को दिया जाए तो लाइट लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करेगी। मतलब कोई भी फैक्टर है, जैसे ये फैक्ट लाइट है, CO2 है, वाटर है, टेम्परेचर है, जो भी है, उनको एक लिमिटेशन के रूप में देना है, ऐसे नहीं भी एक्सेस देते रहो या बिल्कुल कम दे दो। एक एग्जांपल दे दिया। ये एक जो पॉइंट है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बड़े ध्यान से सुनना।
ये कंक्लूजन दे दिया उसने अपने प्रैक्टिकल का। क्या कहता है, इसके अनुसार यदि PS मतलब प्रकाश संश्लेषण को एक से अधिक कारक प्रभावित करते हैं, मतलब 2-3, जैसे ये है लाइट भी प्रभावित करता है, CO2 भी है, वाटर भी है, टेम्परेचर है, एक से ज़्यादा हो गया ना, तो कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उस कारक पर निर्भर करती है जो सबसे कम उपस्थित होता है। ये देखो, जो सबसे कम उपस्थित होता है, सबसे कम मात्रा वाले कारक को ही लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। तो जो सबसे कम उपलब्ध है उसको उन्होंने नाम दे दिया लिमिटिंग फैक्टर। सो दैट इज द ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ऑफ द ब्लैकमैन। ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत है, हर प्लांट में फोटोसिंथेसिस को एक्टिवेट करने के लिए एक लिमिट के रूप में फैक्टर की जरूरत है, ये नहीं भी एक्सेस देते रहो। लास्ट टॉपिक प्रकाश में प्रभावित करने वाले कारक, इससे पता लग गया होगा आपको, अब बार बार पूरी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 प्रकार के कारक है, खुद लिखो, खुद पॉइंट बनाओ, रट्टा मत मारो। जो मैं बार बार कहता हूँ, आंतरिक कारक और बाह्य कारक कौन कौन से? इंटरनल फैक्टर में क्लोरोफिल, पोजीशन ऑफ स्टोमेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड फूड स्टोरेज इन सेल, ये मेन है। क्लोरोफिल बेस्ट है, फोटोसिंथेसिस बेस्ट है, पोजीशन ऑफ स्टोमेटा बढ़िया है तो ऑटोमेटिक प्रकाश बढ़िया होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर बेस्ट है, वो भी उस पर डिपेंड करती है। फूड स्टोरेज भी डिपेंड करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर। अब आएगा आउटर, ये तो उसके बॉडी में थे, अब बाहर लाइट बाहर से मिलती है, CO2 बाहर से मिलता है, वाटर बाहर से मिलता है, टेम्परेचर बाद में, ये चारों भी फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं प्रकाश संश्लेषण को। तो बेटा ये कंक्लूजन हुआ हमारा फोटोसिंथेसिस का। तो ये जो मेरी 3 वीडियो आई है आपके पास फोटोसिंथेसिस की, इन तीनों वीडियो को अगर आप देखेंगे तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की जो परीक्षा होने वाली है अभी, उसके अंदर BSc पार्ट 3 बॉटनी का पेपर 2 यूनिट 2 कंप्लीट। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं, शेयर करें, वही पॉइंट, सेम पॉइंट। अगर आपने चैनल अभी देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आगे जितने भी यूनिट के वीडियो बनेगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं, शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बेटा आपको MGS यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।